मैं सुधीर स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल स्कोर मैक्स पर। और आज के सेशन में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं पोर्टर्स 5 फोर्सेस मॉडल। इसका यूज़ हम अपने कंपटीशन को एनालाइज करने के लिए करते हैं अपने बिजनेस और ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर। सो पोर्टर 5 फोर्सेस मॉडल क्या होता है ये? सो इट इज़ अ स्ट्रेटेजिक टूल डेवलप्ड बाय माइकल पोर्टर। तो क्या है ये एक स्ट्रेटेजिक टूल है जिसको डेवलप किया था माइकल पोर्टर ने। क्यों डेवलप किया था? टू एनालाइज द कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट ऑफ एन इंडस्ट्री, कि जिसके थ्रू कि वो किसी भी इंडस्ट्री के कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट को एनालाइज कर सके। इस हेल्प बिजनेस अंडरस्टैंड द फोर्सेस एट प्ले इन देयर इंडस्ट्री एंड मेक इनफॉर्म स्ट्रेटेजिक डिसीजन। तो कहीं ना कहीं एक बिजनेस को हेल्प करती है कि जो भी फोर्सेस है इन्वायरमेंट की, जो भी कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट है उसके अंदर कौन कौन सी फोर्सेज है जो उस इंडस्ट्री को इफेक्ट करती है और उसकी स्ट्रेटेजिक डिसीजंस को चेंज करती है, उनको बेटर बनाने में उसकी हेल्प करती है। तो क्या है, बेसिकली एक स्ट्रेटेजिक टूल है जो कि माइकल पोर्टर ने बनाया था और इसका यूज करते हैं हम अपने कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट को एनालाइज करने के लिए। इसके अंदर आपके 5 स्टेजेस होते हैं, 5 एलिमेंट्स होते हैं। तो एक होता है न्यू एंट्रेंट्स, जहाँ से बात करी जाती है कि अगर कोई न्यू प्लेयर मार्केट में एंटर करेगा तो किस तरह एंटर करेगा, मतलब वहाँ पर कौन कौन से फैक्टर्स उसकी एंट्री को इफेक्ट करेंगे, ये उनके बारे में बात करता है। दूसरा बात करता है फैक्टर सप्लायर, कि सप्लायर के साथ आपके रिलेशन कैसे हैं, किस तरह सप्लायर आपके कॉम्पिटिशन को इफेक्ट करेगा, अगर आपको रॉ मटेरियल टाइम पे देता है, नहीं देता है, किस क्वालिटी में देता है, किस प्राइस में देता है। मतलब यहाँ पर सारे फैक्टर्स, हमारी बार्गेनिंग पावर होती है सप्लायर के पास, उनकी बात करता है ये। नेक्स्ट होता है सब्स्टिट्यूट, इसके अंदर एक पार्ट। अब सब्स्टिट्यूट में होता है कि अगर आप किसी प्रोडक्ट को मार्केट में सेल कर रहे हैं, अगर उसका कोई सब्स्टिट्यूट मार्केट में आ जाता है तो वो कितना हार्मफुल है आपके लिए, उससे कितना लॉस होगा, आपको कितना इफेक्ट करेगा आपकी इंडस्ट्री पे, आपकी सेल्स पर, आपके प्रॉफिट के ऊपर। यहाँ पर उन सभी के ऊपर डिस्कस किया जाता है। नेक्स्ट आपका बायर्स, कि बायर्स की बार्गेनिंग पावर किस तरह इंपैक्ट करेगी आपके इंडस्ट्री को, आपके कंपटीशन को। और लास्ट पार्ट होता है इसका इंडस्ट्री कॉम्पिटिटर्स लाइक इंटेंस ऑफ अ राइवलरी, कि किस तरह आप अपनी इंडस्ट्री के अंदर कितना कंपटीशन है और उस कंपटीशन को किस तरह आप फेस कर रहे हैं। तो ये 5 एलिमेंट्स होते हैं आपके पोर्टर्स 5 फोर्सेस मॉडल। तो ये तक कह सकते हैं ये 5 फोर्सेस हैं जो कि आपके एक्सटर्नल इन्वायरमेंट को इफेक्ट करती हैं कंपटीशन में। तो पांचों फैक्टर्स कौन कौन से हैं? पहला है आपका न्यू एंट्रेंट, दूसरा है आपका सप्लायर, तीसरा है आपका सब्स्टिट्यूट्स, फोर्थ आपका बायर्स और फिफ्थ आपका इंडस्ट्री कॉम्पिटिटर्स। तो इन सभी पांचों फोर्सेस को पोर्टर्स ने अपनी इस मॉडल के अंदर अच्छे से एक्सप्लेन किया है। तो सबसे पहले बात करते हैं इसके अंदर कि थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट्स। अब होता क्या है, एक्सप्लेनेशन। दिस फोर्सेस assess the likelihood of new competitors entering the industry. The easier is for the new entrants to join, the higher the threat. अब इसके अंदर बात करते हैं कि जो न्यू एंट्री होगी इंडस्ट्री के अंदर किसी भी नए प्लेयर की, अगर वो बहुत ज़्यादा आसान एंट्री, तो कहीं ना कहीं ये थ्रेट होएगा हमारी जो अदर वहाँ पर पहले से अवेलेबल है ऑर्गेनाइजेशन। और जितना आपका डिफिकल्ट होगा उस इंडस्ट्री के अंदर एंट्रेंस करना, उतना ही कह सकते हैं एक अपॉर्चुनिटी है उस इंडस्ट्री के अंदर वर्क करने वाली ऑर्गेनाइजेशंस के लिए। एडवांटेज क्या है इसका वो देख लेते हैं। अ हाई बैरियर टू एंट्री कैन प्रोटेक्ट एग्जिस्टिंग बिजनेस एंड मेंटेन इंडस्ट्री प्रॉफिटेबिलिटी। अब अगर आपकी जो एंट्री है, आपकी जो एंट्री फोर्सेस हैं, उसके अंदर बहुत ज़्यादा हाई बैरियर है, तो कहीं ना कहीं ये हमारी प्रोटेक्ट करेगी एग्जिस्टिंग बिजनेस को, जो वहाँ पर पहले से ही बिजनेस कर रहे हैं उस सेगमेंट में, उनके बिजनेस को, उनकी प्रॉफिटेबिलिटी को ये प्रोटेक्ट करेगा। नेक्स्ट, एक्ट एज अ डेट्रिएंट फॉर पोटेंशियल कॉम्पिटिटर्स विच कैन रिड्यूस कॉम्पिटिटिव प्रेशर। और इसके साथ ही साथ जब आपकी न्यू एंट्रेंट्स के लिए बैरियर ज़्यादा होंगे तो कहीं ना कहीं ये वहाँ पर आपके कॉम्पिटिटिव प्रेशर को रिड्यूस करेगा और हमारे कॉम्पिटिटर्स के लिए एक हेल्थी इन्वायरमेंट को क्रिएट करेगा। अब नेक्स्ट है डिसएडवांटेज के बारे में देख लेते हैं कि इस फोर्स की डिसएडवांटेज क्या है। तो ओवरले हाई बैरियर्स कैन स्टिफल इनोवेशन एंड कॉम्पिटिशन। लेकिन अगर आपकी इंडस्ट्री के अंदर जो आपकी एंट्रेंस फोर्सेस थी वो बहुत ज़्यादा होंगी,
तो वहाँ पर सारे के सारे आपके एग्जिस्टिंग प्लेयर्स ही वर्क करेंगे, वही बिजनेस करेंगे वहाँ पर। तो वहाँ पर जब कोई नया प्लेयर ही नहीं आएगा तो वहाँ पर इनोवेशन की, कंपटीशन की बात ही नहीं होगी। जब इनोवेशन नहीं होंगे, कंपटीशन नहीं होंगे, तो वो चीज़ बिजनेस के लिए तो फेवरेबल है, बट अगर एज अ पर्सपेक्टिव ऑफ कस्टमर हमारे लिए वो बेनिफिशियल नहीं है। नेक्स्ट, एग्जिस्टिंग फर्म्स मे बिकम complacent in the absence of new entrants which can lead to inefficiencies। वही है कि जब मार्केट के अंदर कोई न्यू एंट्री ही नहीं होगी तो जो भी वहाँ पर एग्जिस्टिंग फर्म्स है, एग्जिस्टिंग ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो इनएफिशिएंट हो जाएंगी, क्योंकि उन्हें पता है कि जब कोई नया प्लेयर ही नहीं आएगा, कोई नया कॉम्पिटिटर ही नहीं है, पूरी मार्केट में उन्हीं का स्क्वायर है, मतलब उन्हीं का कह सकते हैं शेयर है। तो उस कंडीशन में वो अपने आप को ना तो इनोवेट करेंगे ना एफिशिएंट बनाने की कोशिश करेंगे। तो ये भी एक डिसएडवांटेज है हमारे थ्रेट्स ऑफ न्यू एंट्रेंट्स की फोर्सेस की। अब नेक्स्ट आता है बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर्स, जो किसकी फोर्सेस है? सप्लायर की फोर्सेस है, कि वो कितनी बार्गेनिंग करते हैं। तो दिस फोर्स एग्जामिन हाउ मच कंट्रोल सप्लायर्स हैव ओवर द इंडस्ट्री। इसके अंदर में एग्जामिन करते हैं कि जो सप्लायर्स है उनका कितना कंट्रोल है हमारी इंडस्ट्रीज के ऊपर, क्योंकि कोई भी इंडस्ट्री हो, विदाउट सप्लायर आप प्रोडक्शन, आप मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर सकते, क्योंकि आपको कहीं ना कहीं रॉ मटेरियल चाहिए होता है, वो रॉ मटेरियल आपको सप्लायर्स ही प्रोवाइड करते हैं। सो सप्लायर्स विद सिग्निफिकेंट पावर कैन रेज प्राइसेस और रिड्यूस क्वालिटी एंड इफेक्टिव इंडस्ट्री प्रॉफिटेबिलिटी। अब देखो, अगर ये आपको सस्ते रेट पर आपको प्राइस देंगे तो आपके प्रोडक्ट के प्राइस कम होंगे, लेकिन ये अपने प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ा देंगे तो आपके प्रोडक्ट के प्राइस हो जाएंगे इंक्रीज। अगर ये आपको अच्छी क्वालिटी का रॉ मटेरियल देंगे तो आपके प्रोडक्ट की क्वालिटी इंप्रूव होगी, अगर ये खराब क्वालिटी का रॉ मटेरियल देंगे तो वहाँ पर आपकी क्वालिटी डिक्रीज होगी। मतलब बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो कि सप्लायर डायरेक्टली इफेक्ट करता है हमारी इंडस्ट्री की प्रॉफिटेबिलिटी को। अब इस फोर्सेस के एडवांटेज देखते हैं। सो स्ट्रॉन्ग सप्लायर रिलेशनशिप कैन लीड टू बेटर क्वालिटी इनपुट्स एंड फेवरेबल आइटम्स। अब अगर आपके रिलेशन आपके सप्लायर के साथ अच्छे हैं तो देखो इसमें कई एडवांटेज हैं। वो आपको सस्ती क्वालिटी में मिनिमम मार्जिन के ऊपर आपको रॉ मटेरियल प्रोवाइड करेगा, आपको ऑन टाइम रॉ मटेरियल प्रोवाइड करेगा, आपको अच्छी क्वालिटी का रॉ मटेरियल प्रोवाइड करेगा। जब आपको ये सारे फैक्टर्स वहाँ से मिलेंगे तो कहीं ना कहीं इसकी वजह से आपका प्रॉफिट इंक्रीज होएगा, आपके इनपुट्स की क्वालिटी में इंप्रूव होएगा, आपकी जो प्रोडक्ट की कॉस्ट है वो भी कम हो जाएगी। जब कॉस्ट कम होगी तो कहीं ना कहीं आपकी जो सेल्स है वो भी इंक्रीज होने लगेगी। नेक्स्ट है सप्लायर्स पावर कैन इंसेंटिव फर्म्स टू इनोवेट एंड स्ट्रीमलाइन ऑपरेशंस। अब जो सप्लायर्स होते हैं वो कहीं ना कहीं ऑर्गेनाइजेशंस को हेल्प करते हैं इनोवेट करने के लिए, उनके जो ऑपरेशंस होते हैं उनको और स्ट्रॉन्ग और फास्ट करने के लिए। क्योंकि अगर वो रॉ मटेरियल टाइम पे नहीं पहुंचाएंगे, जो भी उनकी स्ट्रीमलाइन होती है, मतलब प्रोसेस को करने का टाइम पीरियड होता है किसी प्रोडक्शन को, अगर रॉ मटेरियल प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं उनकी वो प्रोसेस डिले हो जाएगी, स्लो हो जाएगी। बट अगर वो ऑन टाइम अच्छे प्रोडक्ट को सप्लाई कर रहे हैं तो आपकी जो स्पीड ऑपरेशन की वो भी इंक्रीज होएगी और आप इनोवेट भी करोगे। अब इसके बाद देखते हैं इसकी डिसएडवांटेज क्या है सप्लायर्स की। सो ओवर रिलायंस ऑन पावरफुल सप्लायर्स कैन लीड टू कॉस्ट प्रेशर्स एंड रिड्यूस्ड फ्लेक्सिबिलिटी। अब अगर आप किसी एक ही सप्लायर के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंड हो गए हैं तो वहाँ से वो आपके ऊपर कॉस्ट प्रेशर और आपकी जो फ्लेक्सिबिलिटी है, आपको अब सप्लायर के हिसाब से अपने आप को कन्वर्ट करना पड़ेगा, आपको सप्लायर के हिसाब से ही फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा। और अगर आपको सप्लायर ने एट अ मोमेंट या कह सकते हैं अच्छा प्रोडक्ट देने से मना कर दिया, या आपको प्रोडक्ट हाई कॉस्ट पर दे रहा, तो आपको उसी कॉस्ट पर लेना पड़ेगा, क्योंकि आपके पास अब सब्स्टिट्यूट अवेलेबल नहीं है यहाँ पे। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर आपका बहुत ज़्यादा डिपेंडेंस हो जाती है आपके सप्लायर के ऊपर, फिर वो चीज़ आपकी कॉस्ट को, आपके प्रॉफिट को, आपकी क्वालिटी को भी इफेक्ट करता है। एंड नेक्स्ट है कि सप्लायर्स कैन एक्सप्लॉइट देयर पावर टू डिमांड हायर प्राइसेस और डिक्टेट टर्म्स। अब अगर आपके पास सप्लायर एक ही है और आपको रॉ मटेरियल चाहिए, तो जिस प्राइस पर आपका सप्लायर आपको रॉ मटेरियल देगा, आपको उसी प्राइस पर उससे लेना पड़ेगा। और कहीं ना कहीं यहाँ पर एक डिक्टेटरशिप आ जाती है हमारे सप्लायर की तरफ से, और वो कहीं ना कहीं एक्सप्लॉइट करता है हमारी ऑर्गेनाइजेशंस को हायर प्राइसेस के लिए। तो ये थे इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज आपकी बार्गेनिंग पावर्स ऑफ सप्लायर। तो कई चीज़ें आपके लिए फेवरेबल हैं तो कई चीज़ें यहाँ पर आपके लिए अनफेवरेबल हैं। अब इसके बाद आता है कि बार्गेनिंग पावर ऑफ द बायर्स। बायर्स मीन्स आपके कस्टमर्स। सो दिस फोर्स लुक एट द पावर कस्टमर्स
हैव टू नेगोशिएट प्राइसेस एंड डिमांड बेटर टर्म। स्ट्रॉन्ग बाइंग पावर्स कैन लिमिट अ कंपनीज प्रॉफिटेबिलिटी। अब अगर किसी बायर के पास बार्गेनिंग की पावर बहुत ज़्यादा है, उसका मतलब क्या है, उसके पास सब्स्टिट्यूट बहुत ज़्यादा अवेलेबल हैं, तो उस कंडीशन में वो कंपनी का जो प्रॉफिट है उसको डिक्रीज करेगा, लिमिट में कर देगा। क्योंकि कंपनी को ये पता है कि अगर उसने कस्टमर के साथ बार्गेन नहीं करी, उसके हिसाब से प्रोडक्ट को चेंज नहीं करा, अपने प्राइस को कम नहीं किया, तो कस्टमर दूसरी जगह शिफ्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर एक तो उसका प्राइस कम होता है, और दूसरी चीज, अब अगर आप नेगोशिएट नहीं करोगे कस्टमर के साथ सही से, तो उसका डायरेक्टली इंपैक्ट आपके डिमांड के ऊपर भी देखने को पड़ेगा। तो इसके एडवांटेज क्या है वो देख लेंगे। क्या लार्ज कस्टमर बेस कैन प्रोवाइड इकोनॉमीज ऑफ स्केल एंड रिवेन्यू स्टेबिलिटी। अब अगर यहाँ पर आपके पास बायर्स बहुत ज़्यादा हैं, आपके पास एक अच्छा खासा बेस अवेलेबल है कस्टमर्स का, तो वहाँ पर आप क्या करोगे, इकोनॉमीज ऑफ स्केल का बेनिफिट उठाओगे, लार्ज प्रोडक्शन करोगे, हाई वॉल्यूम में प्रोडक्शन करोगे, आपकी फिर यहाँ पर प्रोडक्शन कॉस्ट कम होगी, रिवेन्यू इंक्रीज हो जाएगा। उसके साथ ही साथ रिस्पॉन्डिंग टू कस्टमर डिमांड्स कैन ड्राइव इनोवेशन एंड इम्प्रूव प्रोडक्ट। और अगर आप कस्टमर्स की, बायर्स की डिमांड के हिसाब से प्रोडक्ट को डेवलप कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये चीज़ आपको इनोवेट करने में हेल्प करेगी, क्योंकि आप उसी चीज़ को फोकस करोगे यहाँ पर जो कस्टमर आपसे डिमांड कर रहा है। मतलब आप कुछ ना कुछ इनोवेट करने की कोशिश करोगे, अपने प्रोडक्ट को इम्प्रूव करोगे। ये तो हमारे लिए एडवांटेज है। डिसएडवांटेज क्या है, सो एक्सेसिव बायर्स पावर कैन लीड टू प्राइस वॉर्स एंड रिड्यूस्ड मार्जिन। अब अगर बायर्स के पास बहुत ज़्यादा पावर आप दे दोगे, मतलब उनके पास बार्गेनिंग की पावर बहुत ज़्यादा है, तो कहीं ना कहीं आपका जो प्रॉफिट मार्जिन होता है वो डिक्रीज होने लगेगा। मैं एग्जांपल देता हूँ, हमारे पास 5 कंपनी है, अब बायर सिर्फ क्या है, एक बायर है, बायर हमारे पास सिर्फ एक है। अब एक बायर है, कंपनी 5 है, और उसको प्रोडक्ट परचेज करना है, तो कहीं ना कहीं कंपटीशन बहुत ज़्यादा इंक्रीज होएगा। अब हर कोई कोशिश करेगा कि अपने मिनिमम प्राइस को कर कर इस कस्टमर को एक्वायर करे, तो वहाँ पर आपका जो एक प्राइस वॉर होता है वो स्टार्ट हो जाता है, और इससे कहीं ना कहीं आपका जो प्रॉफिट मार्जिन होता है वो डिक्रीज होने लग जाता है। नेक्स्ट है ओवर एम्फेसिस ऑन कस्टमर डिमांड मे डिट्रैक्ट फ्रॉम लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक गोल। और अगर आप सिर्फ कस्टमर डिमांड के ऊपर ही फोकस करोगे, उसको ही इंपॉर्टेंस दोगे, तो कहीं ना कहीं आपके जो लॉन्ग टर्म गोल्स होते हैं, स्ट्रेटेजिक गोल्स, आप उन सभी से डिट्रैक्ट हो जाओगे, उन सभी से कह सकते हैं डाइवर्सिफाई हो जाओगे। तो ये आपके डिसएडवांटेज होती हैं बायर्स की बार्गेनिंग पावर की। अब नेक्स्ट है थ्रेट्स ऑफ सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट और सर्विसेज। तो ये फोर्सेस कौन सी हमारी, सब्स्टिट्यूट, कि मार्केट में हमारे प्रोडक्ट और सर्विस के क्या सब्स्टिट्यूट हैं। दिस फोर्सेस असेस द लाइक्लीहुड ऑफ कस्टमर स्विचिंग टू अल्टरनेट प्रोडक्ट और सर्विसेज। तो इसके अंदर हम एक्सेस करते हैं कि किस तरह कस्टमर एक प्रोडक्ट, एक सर्विस से दूसरे प्रोडक्ट या सर्विस के ऊपर स्विच करता है। द हाइयर द रेट द मोर चैलेंजिंग इज टू मेंटेन मार्केट शेयर। अगर उनका जो स्विच रेट बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ पर एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग वर्क है कि अपने मार्केट शेयर को एक्वायर करना। तो इसका एडवांटेज देखते हैं। लो थ्रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट कैन लीड टू अ स्टेबल डिमांड एंड हायर प्राइसेस। अब अगर मार्केट में आपके थ्रेट, मतलब जो सब्स्टिट्यूट हैं, वो ज़्यादा अवेलेबल नहीं है, सिर्फ 1 या 2 सब्स्टिट्यूट हैं, तो वहाँ पर तो ऑर्गेनाइजेशन के लिए बेनिफिट है, क्योंकि वहाँ पर उनकी डिमांड हरदम स्टेबल रहेगी, क्योंकि सब्स्टिट्यूट कोई नया मार्केट में है नहीं, तो कस्टमर उसी को परचेज करेगा, और उस कंडीशन में ऑर्गेनाइजेशन उनको हाई प्राइस पर भी सेल कर कर अच्छा खासा प्रॉफिट अर्न कर सकता है। और नेक्स्ट एडवांटेज है फोकसिंग ऑन प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन कैन रिड्यूस द थ्रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट्स। यहाँ पर फोकस किस पे किया जाता है, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन पर, कि किस तरह हम अपने एक प्रोडक्ट को उसी के न्यू वेरिएंट के साथ चेंज कर सकते हैं। और जब ऑर्गेनाइजेशन इस काम को करता रहता है, तो कहीं ना कहीं ये हमारा जो भी थ्रेट्स होता है सब्स्टिट्यूट का, उनको रिड्यूस कर देता है, क्योंकि अब कस्टमर को एक ही प्रोडक्ट में कुछ टाइम बाद उसमें नए चेंज देखने को मिल रहे हैं, कुछ उसका डेवलप वर्जन देखने को मिल रहा है, इनोवेटिव देखने को मिल रहा है, तो वहाँ पर हमारे जो थ्रेट्स होते हैं सब्स्टिट्यूट के, वो अपने आप कम हो जाते हैं। और इसके अंदर हम मेनली फोकस करते हैं किसके ऊपर, कि हम अपने प्रोडक्ट को इनोवेट करें, क्योंकि जब थ्रेट्स होंगे तो हम इनोवेट करेंगे, और कहीं ना कहीं इससे हमारा जो डिफरेंशिएशन होता है प्रोडक्ट का, उसके ऊपर मेनली फोकस आता है। और इसके डिसएडवांटेज क्या है उनको देखते हैं। सो इग्नोरिंग पोटेंशियल सब्स्टिट्यूट कैन लीड टू मार्केट डिसरप्शन।
अब यहाँ पर कई बार ऐसे सब्स्टिट्यूट होते हैं जो कि पूरी की पूरी मार्केट को डिसरप्ट कर सकते हैं, पूरी मार्केट के अंदर एक नई मार्केट क्रिएट कर सकते हैं अपने प्रोडक्ट के लिए, एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट को टोटली खत्म कर सकते हैं मार्केट से विद द हेल्प ऑफ लेटेस्ट टेक्नोलॉजी। और यहाँ पर हम कई बार उन सभी सब्स्टिट्यूट को इग्नोर करके चलते हैं, क्योंकि हम मान के यहाँ पर चल रहे हैं कि हम अपने प्रोडक्ट को डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं, हमारी जो कह सकते हैं थ्रेट से बहुत कम है मानते हैं, लेकिन कई बार एक छोटा सा थ्रेट बहुत बड़ा चेंज लेकर आ जाता है मार्केट में आपके लिए। इसका नेक्स्ट डिसएडवांटेज है कि ओवर एम्फेसिंग डिफरेंशिएशन में इंक्रीज प्रोडक्ट कॉस्ट। अब जब आप डिफरेंशिएशन के ऊपर बहुत ज़्यादा कह सकते हैं फोकस करोगे, एम्फेसिस करोगे, तो वो कहीं ना कहीं आपकी प्रोडक्शन कॉस्ट को इंक्रीज करेगा। और जब आपकी प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ेगी तो आपकी जो प्राइस वैल्यू है वो भी बढ़ जाएगी। एग्जाम्पल आप ले सकते हैं कि अभी आप 1000 यूनिट बनाते हैं सेम तरीके की, तो उनकी कॉस्टिंग अलग है, लेकिन अब आप अगर 100 करके 10 प्रोडक्ट बनाने लग जाओ तो कहीं ना कहीं आपकी वहाँ पर मेंटेनेंस कॉस्ट, प्रोडक्शन कॉस्ट, मशीनरी कॉस्ट, ह्यूमन रिसोर्स कॉस्ट वो बढ़ने लग जाएगी, क्योंकि अब आप सिर्फ 100 प्रोडक्ट को बना रहे हैं एक तरीके के, मतलब आप 10 तरह के प्रोडक्ट का प्रोडक्शन एक साथ कर रहे हैं, तो उनकी मेंटेनेंस, रॉ मटेरियल, मतलब हर चीज़ की कॉस्टिंग अपने आप बढ़ जाएगी। तो ये एक डिसएडवांटेज है ऑर्गेनाइजेशन के लिए। और लास्ट आपकी जो फोर्सेस है, इंटेंसिटी ऑफ कॉम्पिटिटिव राइवलरी। सो दिस फोर्सेस इवेल्युएट द लेवल ऑफ कॉम्पिटिशन विद इन द इंडस्ट्री। तो इसके अंदर हम ये देखते हैं कि विद इन इंडस्ट्री कॉम्पिटिशन का क्या लेवल है। हाई राइवलरी कैन लेड द प्राइस वॉर्स। अगर आपके जो रेवल इंडस्ट्रीज हैं, आपके जो रेवोल्यूशन बहुत ज़्यादा है वहाँ पर, तो वो किस चीज़ को लीड करेगा? प्राइस वॉर को, रिड्यूस्ड प्रॉफिट को, और इसके साथ साथ अग्रेसिव मार्केटिंग, इन तीनों चीज़ को वो लीड करेगा। क्योंकि जैसे जैसे आपके रेवलरी बढ़ रही है, आपके कॉम्पिटिटर्स बढ़ रहे हैं, जब कॉम्पिटिटर बढ़ेंगे तो प्राइस वॉर स्टार्ट होगा। मतलब हर ऑर्गेनाइजेशन अपने प्राइस को कम कर अपने प्रॉफिट को सेल करेगा, अपने प्रॉफिट को कम करेगा, और इसके साथ ही साथ उसकी मार्केटिंग स्ट्रेटजी होगी, उनको भी ज़्यादा से ज़्यादा एग्रेसिव करेगा, जिसके थ्रू कि वो ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सके। अब इसके एडवांटेज क्या है वो देखते हैं। सो इंटेंस कंपटीशन कैन ड्राइव इनोवेशन एंड इम्प्रूव प्रोडक्ट क्वालिटी। अब जब आपका कंपटीशन बढ़ेगा तो इसका डायरेक्टली इम्पैक्ट किस पे देखने को मिलता है? आपके प्रोडक्ट के इनोवेशन पर और आपकी प्रोडक्ट की क्वालिटी पर। क्योंकि जब कंपटीशन बढ़ेगा तो ऑर्गेनाइजेशन के पास यही एक फैक्टर होता है कि अपने प्रोडक्ट को डिफ्रेंशिएट करे, इनोवेट करे, अपनी क्वालिटी को इम्प्रूव करे। एक तो ये एडवांटेज है कि अब उसके प्रोडक्ट अच्छी क्वालिटी के होने लगेंगे और इनोवेशन आएगा उसके प्रोडक्ट के अंदर। और नेक्स्ट एडवांटेज है, इट कैन कीप कंपनीज विजिलेंट एंड कस्टमर फोकस्ड। अब जब कस्टमर कह सकते हैं कंपटीशन बढ़ेगा तो कहीं ना कहीं अब कंपनीज का मेन फोकस रहेगा कि कस्टमर की डिमांड क्या, वो चाहता क्या, उसकी रिक्वायरमेंट क्या है, उसके हिसाब से वो अपने प्रोडक्ट का प्रोडक्शन करेंगे, अपनी सर्विस को भी प्रिपेयर करेंगे। ये तो एडवांटेज है। और नेक्स्ट है डिसएडवांटेज, उनको देखते हैं। सो हाई कंपटीशन कैन एरोड प्रॉफिट मार्जिन्स एंड लिमिट ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज। अब अगर आपका कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है तो ये आपके प्रॉफिट मार्जिन को कम करेगा, क्योंकि अब हर जितने भी ऑर्गेनाइजेशन है वो यही कोशिश करेंगे कि किस तरह हम अपने कस्टमर्स को एक्वायर करें, अपने मार्केट शेयर को बचा के रखें। और उसके लिए फिर क्या होता है, एक प्राइस वॉर छिड़ जाता है मार्केट के अंदर। हर कोई अपने प्रॉफिट मार्जिन को कम कर कर अपने प्रोडक्ट को सेल करता है। तो ऐसी मार्केट के अंदर एक तो आपके पास ग्रोथ की जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो बहुत कम हो जाती हैं, और आपका जो प्रॉफिट है वो भी डिक्रीज होने लग जाता है। और नेक्स्ट है एग्रेसिव रेवलरी कैन लीड टू सस्टेनेबल प्राइस कंपटीशन। और कई बार इस रेवलरी को compete करने के लिए हम ऐसे प्राइस को मार्केट में उतार देते हैं अपने प्रोडक्ट के जो कि अनसस्टेनेबल होते हैं। मतलब हमारा प्रोडक्ट बन रहा है 100 रुपये का, बट हम उसको 80 रुपये में सेल करना शुरू कर दे एकदम से, क्योंकि प्राइस वॉर छिड़ गया है। अब वहाँ पर हमारा टारगेट ये नहीं कि हमें प्रॉफिट अर्न करना है, हमें वहाँ पर मार्केट शेयर को एक्वायर करना है, जो कि एक अनएथिकल कह सकते हैं बिजनेस टैक्टिक्स होते हैं, तरीके होते हैं, या कह सकते हैं जो कि गलत है आपके ऑर्गेनाइजेशंस के लिए। कि यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन अपने आप को लॉस में लाना स्टार्ट कर देता है। तो ये थी आपकी 5 फोर्सेस आपके कॉम्पिटिटर्स की। सो पोर्टर्स 5 फोर्सेस फ्रेमवर्क इज अ वैल्यूएबल टूल फॉर असेसिंग इंडस्ट्री कॉम्पिटिटिवनेस एंड गाइडिंग स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग। सो पोर्टर 5 फोर्सेस फ्रेमवर्क, इसे आप मॉडल कहते हैं। ये क्या है? एक टूल है जिसके थ्रू कि हम इंडस्ट्री की कंपटीशन को एसेस करते हैं और उसकी हेल्प से अपनी स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग को गाइड करते हैं।
लेकिन अगर ये हमारे पास वैल्यूएबल है तो इसकी कुछ लिमिटेशंस भी हैं और इसके कुछ एडवांटेज भी हैं। जैसे कि ये मान के चलता है कि मार्केट के अंदर जो डिसरप्टर्स हैं वो एंटर नहीं होंगे, हमारा जो मार्केट का इन्वायरमेंट है वो भी बहुत जल्दी अपने आप को चेंज नहीं करेगा, मोस्टली चीज़ें रिमेन स्टेबल चलती रहेंगी। तो बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे फैक्टर्स हैं आपके इस मॉडल के अंदर। तो डिपेंड करता है कि अब आपकी कंपनी किस तरीके की है। कंपनी शुड यूज दिस फ्रेमवर्क अलोंगसाइड अदर स्ट्रेटेजिक टूल्स एंड इनसाइट फॉर अ कॉम्प्रिहेंसिव एनालिसिस ऑफ देयर कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप। तो डिपेंड करता है कंपनी किस तरीके की है, उसका सेगमेंट क्या है, उसके कस्टमर बेस क्या है, किस तरीके के इन्वायरमेंट में वो ट्रेड कर रही है, अपने ऑपरेशन को कर रही है, फिर उसके हिसाब से ही वो अपने डिसीजंस को लेते हैं। सो आई होप आपको सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे पोर्टर्स 5 फोर्सेस मॉडल के। अगर आपको कोई इशू है, कोई डाउट है, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर मुझसे पूछ सकते हैं। और अब आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो मिलते हैं जल्दी ऐसी और वीडियोस, ऐसे और टॉपिक्स के साथ। सो स्टे ट्यून, स्टे कनेक्टेड विद स्कोरमैक्स।